Hello everyone, this is sixth part of Democratic Resurgence chapter from class 12th Political Science. And in this part, we are going to discuss in detail about the politics after emergency of 1975. We will analyze in detail about the historic election of 1977 and then we will do the comparison that with the 1980s election as well. Let's start. See, before listening to this part, first I would request kindly go through my previous parts related to the national emergency, wherein I discussed about the causes of national emergency, then the consequences, controversies, and lessons we learned from this national emergency. Otherwise, you won't be able to understand this one. राइट क्योंकि प्रॉपर कनेक्शन के साथ अगर पढ़ोगे तो देन इट विल बी ईजी अदरवाइज दिमाग में जाएगा ही नहीं एक आंसर सुनो कि दूसरे का आंसर निकाल दोगे ओके सो डोंट डू दैट नाउ कमिंग टू द 1977 इलेक्शन देखो इमरजेंसी डिक्लेयर कब हुआ था 25 जून 1975 ओके मिड ऑफ 25 जून तो इसीलिए आपको डिफरेंट जगह पे 26 जून भी लिखा होगा फाइन ये इमरजेंसी जो चल रहा था 75 से जनवरी 1977 में इंदिरा गांधी अनाउंस कर देती है कि दैट दिस ये लोकसभा को प्रेसिडेंट के थ्रू वो डिसॉल्व करवाते हैं एंड देन न्यू इलेक्शन का अनाउंसमेंट आ जाता है ओके और इमरजेंसी को फाइनली फॉर्मली रिमूव कर देते हैं दैट इज रिवोक कर देते हैं ऑन 21 मार्च 1977 यानी जनवरी में अनाउंसमेंट आता है कि दैट न्यू इलेक्शन विल बी हेल्ड न्यू गवर्नमेंट विल बी फॉर्म्ड और उसके बाद मार्च में रिवोक कर देते हैं फॉर्मली ठीक है नाउ यहाँ पर जनवरी 1977 में इलेक्शन को अनाउंस करने के पीछे एक रीज़न ये था बिकॉज इंदिरा गांधी को बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस था ये दैट पीपल विल वोट फॉर हर ओके बिकॉज उन्होंने इमरजेंसी के टाइम पे प्रो पुअर प्रोग्राम्स बहुत सारे लॉन्च किया था 20 पॉइंट प्रोग्राम हमने डिस्कस किया था इन प्रीवियस पार्ट ओके और उनको ये भी था कि जो ऑपोजिशंस है जैसे ही इलेक्शन का अनाउंसमेंट हुआ जितने भी मेजर लीडर्स एक्टिविस्ट को अरेस्ट करके जेल में रखा गया था उन सभी को रिलीज कर दिया था और वो जितनी देर में अपना प्रिपरेशन करेंगे अपना कैंपेनिंग के लिए पूरा इलेक्शन का टाइम बहुत कम था जनवरी में अनाउंसमेंट हुआ मार्च में इलेक्शन है तो दे विल गेट वेरी लेस टाइम फॉर द प्रिपरेशन तो इंदिरा गांधी को ये था कि इतने टाइम वो एक तो प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे एंड द वे शी इम्प्लीमेंटेड दी प्रो पुअर प्रोग्राम ड्यूरिंग इमरजेंसी शी थॉट लोग डेफिनेटली उसे सपोर्ट करेंगे फाइन और जितनी भी मेजर ऑपोजिशन पार्टीज जो थी वो सभी पार्टीज ने क्या किया उन सब ने एक साथ आ गए एंड दे फॉर्म्ड न्यू पार्टी जिसे हम कहते हैं जनता पार्टी ओके तो यह उस टाइम पे कौन कौन सी थी जैसे फॉर एग्जांपल जो गुजरात में जनता मोर्चा जो कोलिजन ग्रुप फॉर्म हुआ था ओके वो सारे लोग और उसके साथ संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी जो राजनारायण की पार्टी थी यानी सोशलिस्ट पार्टी से कनेक्टेड थे वो भी इसके साथ जुड़ जाते देन भारतीय जनसंघ ये भी इसके पार्ट बन जाते फाइन स्वतंत्र पार्टी देन चरण सिंह का भारतीय लोकदल ये सारे पार्टीज मिलकर ये बनाते हैं जनता पार्टी ओके क्योंकि जो जयप्रकाश नारायण जो होते हैं ये बेसिकली इस पार्टी के लीडिंग लीडर होते हैं ओके जयप्रकाश नारायणन और एक जीवतरामन कृपलानी ये दो मेन लीडर होते हैं जो कहीं ना कहीं इस पार्टी को लीड करते हैं ओके वैसे वो इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं करते बट येस उनका ये ओपिनियन होता है स्पेशली जयप्रकाश नारायणन कि ऑपोजिशन डिवाइड नहीं होना चाहिए अगर कांग्रेस के अगेंस्ट आपको इलेक्शन कंटेस्ट करना है देन ऑपोजिशन शुड नॉट बी डिवाइडेड इट शुड बी यूनाइटेड अगेंस्ट द कांग्रेस फाइन इसीलिए मेजर ऑपोजिशन पार्टीज एक साथ मिलकर वो फॉर्म करते हैं जनता पार्टी जिसके लीडर जनता पार्टी ऑफिशियली जयप्रकाश नारायण जी को और जीवतरामन कृपलानी को ही एज अ लीडर वो मानते हैं ठीक है नाउ अब यहाँ पर जो कांग्रेस में भी कुछ ऐसे मेंबर थे जो रिबेल थे बेसिकली कांग्रेस पार्टी के अंदर ही कुछ ऐसे मेंबर जो कांग्रेस के अगेंस्ट थे उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था एंड देन दे जॉइंड दिस जनता पार्टी जिसमें चंद्रशेखर बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है फाइन और बहुत सारे कांग्रेस के मेंबर्स कांग्रेस पार्टी को छोड़ के उन्होंने अपना खुद का अलग पार्टी फॉर्म किया फॉर एग्जाम्पल
बाबू जगजीवन, राइट, बाबू जगजीवन राम, इन्होंने कौन सा पार्टी फॉर्म किया? कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। ये बहुत सीनियर मोस्ट मेंबर थे कांग्रेस पार्टी के अंदर। ओके, जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो होल्ड करते थे। फाइन, तो ये जो पार्टी है जगजीवन का, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, इलेक्शन के बाद ये जनता पार्टी में ही मर्ज हो जाती है। ओके, तो इस तरीके से ऑपोजिशन स्ट्रॉन्ग क्रिएट हो जाते हैं टू कंटेस्ट द इलेक्शन ऑफ 1977 अगेंस्ट द कांग्रेस। फाइन, अब इसका जो रिजल्ट होता है, ये ऐसा रिजल्ट होता है, इट इज रिगार्डेड एज द रेफरेंडम ऑन इमरजेंसी, कि लोगों का जो एक्सपीरियंस रहा ड्यूरिंग दिस इमरजेंसी, तो लोग उसका अपने एक्सपीरियंस को इस इलेक्शन के थ्रू शो कर रहे हैं, वेदर दे वर हैप्पी और दे वर नॉट हैप्पी। फाइन, तो इसीलिए इसको रेफरेंडम ऑफ द पीपल कहा जाता है, कि इमरजेंसी के ऊपर लोगों का वोटिंग रहा एक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑपोजिशंस है वो इलेक्शन के किस स्लोगन के ऊपर कंटेस्ट करते हैं? वो यूज करते सेव डेमोक्रेसी, सेव डेमोक्रेसी के नारे लगते हैं, और उसके बाद ये इलेक्शन को कंटेस्ट करते हैं। और डेफिनेटली जैसा एक्सपेक्टेड था, पीपल ने जो वोट किया जिस तरीके से, दे वोटेड अगेंस्ट दिस गवर्नमेंट। दैट मीन्स इन्होंने जो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट वोट किया, इस इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट वोट किया। फाइन, तो ये जो इलेक्शन जो था, इसने ये हमें ये शो किया कि जो गवर्नमेंट एंटी डेमोक्रेटिकली काम करती है, दे आर सिवियरली पनिश्ड बाय द वोटर्स। ये लेसन हमने सीखा यहाँ से, कि जो भी गवर्नमेंट एंटी डेमोक्रेटिकली फंक्शन करेगी, डेफिनेटली इन द इलेक्शन इट विल बी पनिश्ड बाय द वोटर, एंड पीपल डन इट। ओके, और ये जो एक्सपीरियंस हमारा रहा फ्रॉम 1975 टू 1977, जो इमरजेंसी में जिस तरीके से इवेंट्स हुए थे, उसके बाद जो इलेक्शन हुआ, तो ये बेसिकली हमारे जो डेमोक्रेसी को फाउंडेशन, जो हमारी फाउंडेशन है डेमोक्रेसी का, उसको और स्ट्रेंथन इसने किया। कैसे स्ट्रेंथन किया? द वे पीपल वोटेड। फाइन, तो ये हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने लेसन सीखा थ्रू दिस टाइम पीरियड। ओके, नाउ कमिंग टू द रिजल्ट में आते हैं। तो जैसे ओवरऑल हमने डिस्कस किया, लेट्स सी द रिजल्ट। रिजल्ट क्या था? जैसे एक्सपेक्टेड था, मार्च में 1977 में इलेक्शन होता है, कांग्रेस पार्टी को बहुत ही कम सीट्स मिलते हैं, हार्डली 154 सीट्स। ओके, वोटिंग परसेंटेज की बात करें, दैट वाज लेस देन द 35%। जनता पार्टी को, सिर्फ और सिर्फ जनता पार्टी को, जो बहुत सारे कोलिजन पार्टी से फॉर्म हुई थी, डिफरेंट पार्टीज मिलके, आइडियोलॉजिकल कोलिजन है यहाँ पर, ठीक है, तो उसको मिला 295 सीट्स। और उसको जो बाहर से सपोर्ट करने वाले पार्टीज है, उनके जो उसके साथ जो अलायंस करने वाले पार्टीज है, अलाइज, तो सभी को मिला के, दैट मीन जनता पार्टी जो प्लस आउटसाइड जो पार्टी सपोर्ट करने वाले पार्टी है, उन सभी को मिला के 330 सीट्स टोटल लोकसभा के इलेक्शन में मिला। ठीक है, तो दैट मीन्स जनता पार्टी को बहुत ही अच्छे से मेजोरिटी मिला, एंड इट फॉर्म द गवर्नमेंट। नाउ कांग्रेस का अगर हम परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करें, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, नॉर्थ में ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है उसका, जैसे बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इन स्टेट्स में तो कांग्रेस जीरो, टोटली वाइप्ड आउट। ओके, और यहाँ पर राजस्थान और मध्य प्रदेश से एक एक सीट उन्होंने मैनेज करके जीत लिया। ठीक है, इंदिरा गांधी जिस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से उन्होंने कंटेस्ट किया था, रायबरेली, वो वहाँ पर आ गई ना। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, 1971 में जो इलेक्शन होता है, उसमें इंदिरा गांधी के अगेंस्ट जो इलेक्शन कंटेस्ट करते थे वो थे राजनारायणन। ठीक है, तो वहाँ पर इंदिरा गांधी जीत जाती है, राजनारायण हार जाते हैं, जो बाद में जाके वो इलेक्शन माल प्रैक्टिसेस के बेसिस पे इंदिरा गांधी के अगेंस्ट केस करते हैं, जो बहुत ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट होता है। एंड दैट वाज द मेन रीजन, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो डिसीजन आता है, वो मेन रीजन था इमरजेंसी को डिक्लेयर करने का। ओके, तो यहाँ पर 1977 में रायबरेली कॉन्स्टिट्यूएंसी से अगेन इंदिरा गांधी के ऑपोजिशन में कौन थे? राजनारायणन। तो यहाँ पर इस 1977 इलेक्शन में राजनारायण जीत जाते, इंदिरा गांधी हार जाती है। ओके, और संजय गांधी, वो भी जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, एमेठी, वहाँ से भी वो हार जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, ये कुछ ऐसे स्टेट्स होते हैं जहाँ पर फिर भी कांग्रेस कुछ तो सीट्स लेके आता है। ओके, साउथ इंडिया में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होता है।
ओके तो नॉर्थ इंडिया में जो कांग्रेस का परफॉर्मेंस होता है वो बहुत ही बुरा होता है, बट साउथ में वो मैनेज कर लेते हैं. नाउ सी यहाँ पर कितना डिवीजन है, देखो ये पूरा जो येलो पार्ट है कांग्रेस का परफॉर्मेंस है साउथ इंडिया में, और यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर में शो किया हुआ है ये शो कर रहा है कि देखो कांग्रेस का कितना बुरी तरीके से हार गया. ठीक है, यहाँ पर जनता पार्टी ने ज़्यादा मेन इसका डोमिनेंस रहा. नाउ अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाई दिस डिवाइड, साउथ नॉर्थ का इतना डिफरेंस कैसे. नाउ इसके रीजंस क्या है. सबसे पहले जो इमरजेंसी का इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं नॉर्थ और साउथ में डिफरेंट जगह पे डिफरेंटली उसका इम्पैक्ट रहा. जैसे फॉर एग्जांपल जो प्रो पुअर प्रोग्राम है इंदिरा गांधी ने जो स्टार्ट किया था इमरजेंसी के टाइम पीरियड में, वो कहीं ना कहीं ये शो करता है कि दैट वाज प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड इन द सदर्न स्टेट्स, जिसके वजह से उन्हें फायदा हुआ एंड पीपल वोटेड इन फेवर ऑफ द कांग्रेस पार्टी. फाइन. और वो ये हो सकता है कि नॉर्थ में उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं रहा, लोगों को ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला उससे. नंबर वन. नंबर टू, जो उस टाइम पे संजय गांधी कर रहे थे फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन, फोर्स्ड रीलोकेशन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पीपल हु आर लिविंग इन द स्लम एरियाज, ये जो प्रोसेस जो था दिस इज समहाउ बहुत ही ज़्यादा ऑथोरिटेरियन मैनर में नॉर्थ इंडिया में प्रिवेलेंट था. साउथ में उसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, तो इसका मतलब वहाँ पर इम्पैक्ट नहीं पड़ा तो लोग इतना उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ एंड दे वोटेड इन फेवर ऑफ द कांग्रेस. फाइन. तो ये टू मेन रीजन हमें याद रखना होगा कि ये डिवीजन क्यों है. 2 मार्क्स में आ गया था क्वेश्चन, आप जल्दी से लिख दोगे. ओके. नाउ यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज होता है, वो ये ड्यूरिंग दिस इलेक्शन कि कहीं ना कहीं जो नॉर्थ का जो पॉलिटिक्स होता है नॉर्थन इंडिया में, वो लॉन्ग टर्म के लिए उसका जो नेचर ऑफ पॉलिटिकल कंपटीशन है वो काफ़ी चेंज हो जाता है. दैट मीन्स यहाँ पर जो मिडिल क्लासेस है, ओबीसी है, वो भी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में उनका जो पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाता है. क्योंकि जनता पार्टी जो थी उसमें जितनी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ का मिल के वो पार्टी बना था, तो बहुत ज़्यादा ओबीसी कैटेगरी के जो लोग हैं वो भी उनको उनके ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाले लोग थे, फार्मर को रिप्रेजेंट करने वाले लोग थे. फाइन. तो उनका जो पार्टिसिपेशन है पॉलिटिक्स में वो काफ़ी इंक्रीज हो जाता है इन नॉर्दर्न इंडिया, और ये फॉरएवर के लिए, लंबे समय के लिए जो नॉर्दर्न इंडिया के पॉलिटिक्स को टोटली चेंज कर देता है. ओके. तो इसीलिए ये कहा जाता है दैट द इलेक्शन ऑफ 1977 वर नॉट मियरली अबाउट द इमरजेंसी. सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी का नहीं है, दैट इज इवन मोर देन इमरजेंसी. और उसका मोर देन क्या है, दैट लॉन्ग टर्म चेंजेस इन द नेचर ऑफ पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन इन नॉर्दर्न इंडिया. लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए वहाँ पर चेंजेस आ चुके हैं, न्यू ग्रुप्स इमर्ज इन द पॉलिटिक्स. फाइन. तो ये हमें याद रखना है यहाँ पर. और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो मिडिल क्लासेस हैं नॉर्थ इंडिया में स्पेशली, यहाँ पर मिडिल क्लासेस नॉर्मली हिस्टोरिकली वो कांग्रेस पार्टी के मेंबर हुआ करते थे, यानी कांग्रेस पार्टी के सपोर्ट करते थे. बट ये जो टाइम पीरियड था इसमें ये हुआ कि नाउ दैट पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी स्टार्टेड मूविंग टू जनता पार्टी. दैट इज अ वेरी बिग शिफ्ट, एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ. फाइन. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज़ हुआ था. नाउ अब 1977 का इलेक्शन हुआ, हमने देखा जनता पार्टी को बहुत अच्छे सीट्स मिले. अब देखते हैं कि रिजल्ट के बाद किस तरीके से गवर्नमेंट में फॉर्म होते हैं, वहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स होते हैं. देखो जैसे ही इलेक्शन हो जाता है उसके बाद शुरू होता है पावर स्ट्रगल. सिंस हमने ये डिस्कस किया कि जनता पार्टी में डिफरेंट आइडियोलॉजिकल ग्रुप्स हैं, बहुत सारे डिफरेंट, जैसे सम सोशलिस्ट पार्टी के मेंबर्स हैं, देन भारतीय लोकदल चरण सिंह का. ओके. यहाँ पर देखो चरण सिंह का लीडर ऑफ द भारतीय लोकदल. मोरारजी देसाई वो थे जो पहले कांग्रेस में थे, इंदिरा गांधी के स्ट्रांगली अगेंस्ट थे. एंड देन बाबू जगजीवन राम, ये भी पहले कांग्रेस के सीनियर मोस्ट मेंबर थे. उन्होंने इमरजेंसी के बाद उसे पार्टी छोड़ के अलग पार्टी फॉर्म किया था, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, एंड लेटर विच मर्ज्ड विद दी जनता पार्टी. ओके. तो ये 3 लीडर्स के बीच में पावर स्ट्रगल होता है विद इन दिस जनता पार्टी, दैट हु विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. हर किसी का ये होता है कि मैं बनूंगा प्राइम मिनिस्टर. मोरारजी देसाई वांट टू बी, चरण सिंह भी चाहते हैं, एंड देन जगजीवन राम भी चाहते हैं. कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर? दैट्स अ बिग क्वेश्चन.
ओके, तो यहाँ पर ये हुआ फाइनली, जो इस पार्टी को, जनता पार्टी को टीम, जो लीडर्स जो थे जयप्रकाश नारायणन एंड जीवित राम कृपलानी, इन्होंने डिसाइड किया मोरारजी देसाई विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, और चरण सिंह, जगजीवन राम, इन दोनों को बनाया गया डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर्स। ओके, 2 डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर्स हैं। और उसके साथ साथ चरण सिंह को मिला था, इनको बना दिया होम मिनिस्टर, और जगजीवन राम को बना दिया डिफेंस मिनिस्टर। ओके, एट द सेम टाइम दोनों डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का टाइटल भी है। फाइन, तो यहाँ पे मोरारजी देसाई बन गए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और ये मोरारजी देसाई जो थे, ये फर्स्ट इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट टाइम कोई नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर अगर इंडिया में बना है, दैट वाज बेसिकली मोरारजी देसाई। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट फैक्ट, वी हैव टू कीप इन माइंड। अब बात करते हैं कि जनता गवर्नमेंट जो 1977 में फॉर्म हुआ था, वो उसका फॉल डाउन क्यों हुआ? वो ज़्यादा देर तक गवर्नमेंट उसका स्टेबल नहीं था। 1977 में ये फॉर्म हुआ था, उसके बाद 1979 तक ही ये बेसिकली पावर में रहते हैं। नियरली अराउंड 18 मंथ्स, मान के चलो 2 years तक हो गए एक तरीके से। ओके, तो यहाँ पर ये पावर में रहते हैं, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम क्या? द फर्स्ट थिंग इज दैट जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टरशिप मोरारजी देसाई को दिया गया था, चरण सिंह वाज नॉट हैप्पी, जगजीवन राम भी हैप्पी, खुश नहीं थे वो, बट येस डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टरशिप देके उन्हें शांत करवा दिया था। ओके, बट येस स्टिल दे वर नॉट सेटिस्फाइड, वो एक पावर स्ट्रगल वो चलता रहा। ओके, तो यहाँ पर इसका डाउनफॉल का रीजंस क्या है? फर्स्ट रीजन इज दैट जो एक्सपर्ट्स मानते दैट दिस पार्टी लैक्ड डायरेक्शन। इस पार्टी में ना कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं था, दैट हाउ टू गो अबाउट इट। ओके, देन यहाँ पर एक कहीं ना कहीं लीडरशिप में कमी थी। और जब भी कोई डिफरेंट पार्टीज मिल के फॉर्म होते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पर सभी के कंसेंसस नहीं होते फॉर डिफरेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड ऑल। तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होना चाहिए कि दैट दीज आर द कॉमन पैरामीटर्स वेयर ऑल द पार्टीज विल एग्री टुगेदर। इस तरीके से कुछ कॉमन प्रोग्राम नहीं था। ओके, और फाइनली होता ये है कि पार्टी स्प्लिट हो जाती है। नाउ देखो स्प्लिट कैसे होते हैं। यहाँ पर जो चरण सिंह का पार्टी का ग्रुप है, जो जनता पार्टी के अंदर जो ग्रुप बना हुआ था भारतीय लोकदल, ये अलग हो जाते हैं। सोशलिस्ट पार्टी जो राजनारायण का है, वो भी अलग हो जाते हैं। ओके, ये बेसिकली चरण सिंह को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? बहुत सारे भारतीय जनसंघ के भी जो मेंबर्स होते हैं, वो भी जनता पार्टी से अलग हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये हुआ कि कहीं ना कहीं जो मोरारजी देसाई जो प्राइम मिनिस्टर बन के अपने सीट पे बैठे हैं, उनके पास वो उतना मेजॉरिटी नहीं रहा अब जिससे वो सरकार चला सकते हैं। फाइन, तो अल्टीमेटली वो रिजाइन कर देते हैं। और उसके बाद चरण सिंह क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि मैं देखता हूँ कि मेरे पास उतना सपोर्ट है, तो मैं हाउस में प्रूव करूँ, मैं गवर्नमेंट फॉर्म करूँ। ठीक है, फिर चरण सिंह क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि अपना मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए वो कांग्रेस से सपोर्ट मांगते हैं। कांग्रेस प्रॉमिस कर देता है कि ओके वी विल सपोर्ट यू, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को जाके ये दिखाना पड़ता है कि ओके दैट हमारी पार्टी के पास मेजॉरिटी है, हम गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं। अगर मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट फॉल हो रही है तो हम कोशिश करके फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो कांग्रेस का जो सपोर्ट लेटर है वो ले जाके प्रेसिडेंट को देते हैं, एंड देन प्रेसिडेंट फिर इनसे ओथ दिलवा देते हैं, एंड देन ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर मोरारजी देसाई। ओके, अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखो प्रेसिडेंट ये बोलते हैं कि ठीक है, हम आपको होद दिला के प्राइम मिनिस्टर हमने बना दिया, और ये रेड फोर्ट से स्पीच भी देते हैं ये। ओके, चौधरी चरण सिंह। और यहाँ पर प्रेसिडेंट ये कहते हैं कि बट आपको सर्टेन डेज के अंदर मेजॉरिटी प्रूव करना होगा इन द हाउस। ठीक है, नाउ अब प्रूव करने के लिए दैट मीन्स हाउस में मेंबर प्रेजेंट होंगे एंड दे विल वोट इन फेवर ऑफ चौधरी चरण सिंह। ओके, तो कांग्रेस ने क्या किया, जिस दिन वोटिंग होना था उससे 1-2 दिन पहले उन्होंने अपना सपोर्ट वापस ले लिया, दे टेकन बैक देयर सपोर्ट। दैट मीन्स अब चौधरी चरण सिंह के पास नहीं है मेजॉरिटी, कैसे प्रूव करेंगे? और इसीलिए ये कहा जाता है दैट चौधरी चरण सिंह एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के, अभी तक के रिकॉर्ड है दैट he became the prime minister of India but he never faced parliament। वो प्राइम मिनिस्टर बन तो गए थे पर पार्लियामेंट में जाके डिबेट में, डिस्कशन में या वहां पर नहीं जाके बैठे वो। नो, क्योंकि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से पहले ही कांग्रेस ने सपोर्ट ले लिया वापस।
राइट, तो वो नहीं जा पाए वहाँ पर। फाइन, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमें याद रखना है। और उसके बाद हुआ ये कि डिफरेंट ग्रुप्स के थ्रू प्रेसिडेंट ने और कोशिश किया कि कोई और फॉर्म कर सकता है, अपनी मेजोरिटी प्रूव कर सकता है, कुछ भी नहीं हुआ। देन अल्टीमेटली इस हाउस को डिसॉल्व कर दिया और उसके बाद फ्रेश इलेक्शन होता है 1980 में। और तब तक के लिए डेफिनेटली जो प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर होता है वही एज अ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यू करता है टिल द नेक्स्ट गवर्नमेंट फॉर्मेशन। तो यहाँ पर चौधरी चरण सिंह जो प्राइम मिनिस्टर बने थे वो एज अ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर उन्होंने अपना नेक्स्ट इलेक्शन तक कंटिन्यू किया। एंड दैट्स वाई इट इज रिटन दैट ही सर्व्ड एज अ प्राइम मिनिस्टर फॉर 4 to 5 months। ओके, वैसे प्रैक्टिकली वो पार्लियामेंट को भी नहीं फेस किया था उन्होंने, बहुत ही कम दिन, लाइक अराउंड 21 days तक ही वो प्राइम मिनिस्टर थे, पार्लियामेंट को फेस भी नहीं किया क्योंकि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से पहले ही उनका सपोर्ट कांग्रेस ने वापस ले लिया। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं इलेक्शन ऑफ 1980। अब देखो 1980 का जो इलेक्शन होता है जनवरी में होता है ये। ओके, अब ये जो इलेक्शन है इसमें कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी वापस पावर में आती है, यहाँ फुल मास्टर स्ट्रोक करके वह पावर में आती है। ओके, नाउ अब वो कितना सीट जीतती है, 353 सीट्स एंड शी केम बैक टू पावर। नाउ हाउ इज इट दैट पॉसिबल, ऐसा क्या हो गया कि एकदम लोग भूल गए सब कुछ इमरजेंसी का। अब यहाँ इसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है, एक तो जो जनता पार्टी जो थी वो कहीं ना कहीं इंटरनली बहुत ज्यादा उसमें फैक्शनलिज्म था। और 1980 में भी जब इलेक्शन हुआ था दोज पार्टीज, ऑपोजिशन पार्टीज, वो यही अगेन उनके स्लोगन यही थे, सेव डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को बचाओ। फाइन, बट इंदिरा गांधी क्या कर रही थी, वो अपनी आइडियोलॉजी को साइड में रखकर वो इश्यू बेस्ड मैटर्स को अपना एज अ इलेक्शन कैंपेन में यूज कर रही थी कि लोगों के क्या इश्यूज है, उन इश्यूज के ऊपर काम करना, नॉट ऑन द बेस ऑफ जस्ट आइडियोलॉजिकली। ओके, एक तो वो था। दूसरा क्या था, जनता पार्टी जिस तरीके से इंटरनली बहुत ज्यादा डिविजन था, तो 2 साल भी अपना जस्ट 2 years तक ही वो गवर्नमेंट अपना मेंटेन कर पाए। फाइन, तो यहाँ पर ये इंदिरा गांधी ने भी बोला कि दैट द ऑपोजिशन पार्टीज जो है वो खुद ज़्यादा टाइम के लिए अपना टेन्योर ही कंप्लीट नहीं कर पा रहे, हाउ दे विल रन द कंट्री। ओके, क्योंकि इंटरनल डिस्टर्बेंस उनका बहुत ज़्यादा है। फाइन, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मास्टर स्ट्रोक इंसिडेंट होता है, और वो इंसिडेंट क्या था, बिहार में एक प्लेस है, विलेज बेलची। बेलची, वहाँ पर बेसिकली उस रीजन में ये होता है कि बहुत काफ़ी जो दलित लोग हैं, हरिजन, उनके साथ काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉटेशन होते हैं, कुछ कन्फ्लिक्ट्स होते हैं आई थिंक लैंड से रिलेटेड, और उन्हें जिंदा जला देते हैं कुछ लोगों को। ओके, तो ये जो बहुत एक्सट्रीम चीज़ वहाँ पर हुआ, तो उस बेलची विलेज में इंदिरा गांधी क्या करती है, जैसे ही ये न्यूज़ मिलता है, ठीक है, ये 1977 के इलेक्शन के बाद कुछ महीने बाद होता है ये, ठीक है, तो जैसे ही ये इस इवेंट का न्यूज़ उन्हें मिलता है, व्हाट शी डन, वो जितना पॉसिबल हो सके वो पहले उन्होंने जीप से, दिल्ली से वो जीप के थ्रू वो गई, देन आगे ट्रैक्टर के थ्रू, एंड देन दी शी रीच दैट प्लेस थ्रू सिटिंग ओवर द एलिफेंट। ओके, तो बेसिकली वहाँ पर जो लोकेशन था, फ्लड वगैरह काफ़ी था, तो वहाँ पर इट इज़ नॉट सेफ, वो रोड्स वगैरह जो थे, इतना प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं था, बहुत ही मुश्किल रास्ते को उन्होंने वहाँ पर एलिफेंट के ऊपर बैठ के वो गए थे। तो वो जो जिस तरीके से वो गई थी वहाँ पर, लोग जो वहाँ पर इतना परेशान थे ओवर दिस इंसिडेंट, तो उन्होंने देखा कि इंदिरा गांधी एक ऐसी थी कि who came there and supported the people। ओके, तो एक मॉरल सपोर्ट मिला, इंदिरा गांधी ने उनको एक मॉरल सपोर्ट दिया। फाइन, इससे क्या हुआ, एक लोग बहुत ही ज़्यादा अटैच हो गए थे टूवर्ड्स इंदिरा गांधी, एंड दैट प्लेड अ वेरी बिग रोल इन द पॉलिटिक्स, क्योंकि इंदिरा गांधी ने रियलाइज किया कि ना पीपल एक्चुअली लाइक हर। इमरजेंसी के बाद भी लोगों ने जिस तरीके से उसे वेलकम किया, तो काफ़ी ज़्यादा वो उन्हें भी कॉन्फिडेंस मिला कि नाउ शी कैन कम बैक टू द पावर। फाइन, तो वो एक मास्टर स्ट्रोक इंसिडेंट रहा जो एक तरीके से 1980 का टर्निंग पॉइंट था। ठीक है, नाउ यहाँ पर 1980 में इलेक्शन का रिजल्ट जिस तरीके से रहा, रिजल्ट क्या था, दैट 353 सीट्स इंदिरा गांधी को मिला। ओके, और ये हमें एक लेसन शो करता है। लेसन क्या, दैट जो गवर्नमेंट अनस्टेबल होती है
और जिसके अंदर बहुत ज़्यादा क्वारलसम होता है, एकदम काइंड ऑफ कन्फ्लिक्ट, अब आर्ग्यूमेंट इज गोइंग ऑन इंटरनली एंड बहुत ही अनस्टेबल है, सच काइंड ऑफ गवर्नमेंट्स आर ऑल्सो पनिश्ड बाय द वोटर्स. ओके, तो 1975 और 77 के टाइम पीरियड में, दैट इज इमरजेंसी के बाद के इलेक्शन में, हमने ये लेसन लर्न किया दैट जो गवर्नमेंट एंटी डेमोक्रेटिकली काम करती है, दे आर एक्चुअली सिवियरली पनिश्ड बाय द पीपल. नंबर वन लेसन. और जनता गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद जितना टाइम वो पावर में रहते हैं, उसके बाद के इलेक्शन में, दैट इज द एक्सपीरियंस ऑफ 1977 से 1979 का जो एक्सपीरियंस रहता है, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे हमने दूसरा लेसन क्या सीखा, दैट जो गवर्नमेंट अनस्टेबल होती है, जिस पार्टी के अंदर क्वारलसम होता है गवर्नमेंट के अंदर, वो भी वोटर्स जो होते हैं उनको भी सिवियरली पनिश करते हैं. और यहाँ पर पनिशमेंट कैसे देखा हमने, in terms of the next election which held in 1980. I hope this one clear to everyone. Now coming to the next part, legacy. Now legacy means इस time period का क्या significance रहता है, क्या legacies है. Okay, तो first सबसे पहले ये है कि that जो पार्टी सिस्टम है इंडिया में, वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया फ्रॉम दिस टाइम पीरियड. ये स्पेशली ये जो टाइम पीरियड है ना, 1977 एंड 1980, पार्टी सिस्टम में चेंजेस आ गए. कैसे, देखो 1969 से ही जो कांग्रेस पार्टी, हमें पता है कि 1969 में कांग्रेस पार्टी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, कांग्रेस ओ एंड कांग्रेस आर. कांग्रेस आर जो है वो इंदिरा गांधी की होती है. ओके, तो यहाँ पर एक जो अम्ब्रेला पार्टी की तरह जिस तरीके से पार्टी थी इनिशियली, शुरुआत से लेकर 1969 तक, ये एक अम्ब्रेला पार्टी थी. बहुत सारे डिफरेंट आइडियोलॉजिकल कोल्यूशन, सोशल कोल्यूशंस थे, बट 69 में स्प्लिट होके तो ये अम्ब्रेला जो इसका नेचर है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है. ओके, तो अब यानी उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड अगर हम बात करें 77-80 का, तो कांग्रेस पार्टी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी पे बेस्ड है. दैट मीन्स ओनली सोशलिस्ट और प्रो पुअर के ऊपर बेस्ड है. ठीक है, और ये अर्ली 1970s में ये एक रीज़न रहता है जिसके वजह से कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इलेक्शन में 1980s में बहुत अच्छा परफॉर्म करती है. ठीक है, जिस 1971 में भी हमने देखा था उसका परफॉर्मेंस, 1972 में उसका परफॉर्मेंस देखा था. देन इमरजेंसी के बाद 77 का इलेक्शन अच्छा नहीं होता है, देन 80 में वो अच्छा करते हैं, 1980 में. नाउ क्योंकि एक तो ये जो पर्टिकुलर आइडियोलॉजी बेस्ड है, सिर्फ सोशलिस्ट प्रो पुअर का कॉन्सेप्ट, फाइन. और दूसरा जो होता है दैट एक जो लीडर है, इंदिरा गांधी एक लीडर जो होती है, बहुत ही ज़्यादा लोगों के लिए अपीलिंग थी. ठीक है, एक चरिस्मेटिक लीडर पर्सनालिटी था, तो वो एक मेजर रोल रहता है जिसके वजह से कांग्रेस पार्टी जो होती है वो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अपना परफॉर्म अच्छा करती है इन द इलेक्शंस, जो ईयर्स मैंने अभी मेंशन किए थे. ठीक है, नाउ ऑपोजिशन पार्टीज, जो जनता पार्टी का क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है जिसके वजह से उसका परफॉर्मेंस अच्छा होता है, वो ये था कि वो ऑपोजिशंस, एक तो नॉन कांग्रेस, जितने भी नॉन कांग्रेस पार्टीज हैं वो एक साथ हो जाते हैं. वो ये कोशिश करते हैं कि जो नॉन कांग्रेस वोट्स है वो डिवाइड ना हो. दैट्स वाई वो अपना एक पार्टी फॉर्म कर लेते हैं, जनता पार्टी, और उसके बाद वो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं. कुछ ऑपोजिशंस और भी होते हैं जो बाहर से ही जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं, बट येस मेजर पार्टीज जो होती है वो आपस में एक साथ दे केम टुगेदर, फाइन. और वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है विच प्लेड अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोल इन द 1977 इलेक्शन. तो ये पार्टी यहाँ पर सिस्टम में क्या हुआ, चेंजेस आया. पहले आप एक कांग्रेस सिस्टम था, स्लोली एंड ग्रेजुअली वी आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स द कोलिजन काइंड ऑफ टाइम पीरियड. ओके, नाउ यहाँ पर दूसरा जो होता है सेकंड लेगेसी, वो ये था, इशू ऑफ वेलफेयर ऑफ द बैकवर्ड कास्ट ऑल्सो बिगेन टू डोमिनेट पॉलिटिक्स सिंस 1977. यानी जो ओबीसी कैटेगरी के जो उनका इश्यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करना स्टार्ट करता है हमारे इंडियन पॉलिटिक्स को फ्रॉम 1977. 1977 में जैसे ही यहाँ पर जनता पार्टी गवर्नमेंट को फॉर्म करती है, तो काफ़ी ये इश्यूज़ राइज होते हैं और डिमांड होते हैं कि दैट ओबीसी जो कैटेगरी के लोग हैं उन्हें उनको बैकवर्ड को रिमूव करने के लिए एजुकेशन में और सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशंस का मिलना चाहिए, दे शुड बी अपलिफ्टेड. तो उसके लिए जनता गवर्नमेंट जो होती है वो एक कमीशन सेट करती है, मंडल कमीशन. इस कमीशन के बारे में जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है, दैट इज़ द लास्ट चैप्टर, रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स, वहाँ पर डिटेल में हम डिस्कस करेंगे अबाउट दिस मंडल कमीशन.
ओके, तो बेसिकली वो कमीशन जो होता है उसको सेट करते हैं ताकि वो व्हाट शुड बी डन फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ दिस ग्रुप। तो यहाँ पर वो फिर रिकमेंड करते हैं 27% ऑफ रिजर्वेशन शुड बी गिवन टू देम। फिर उसके बाद काफ़ी कन्फ्लिक्ट्स वगैरह होते हैं, बट येस कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग जो होते हैं वो इसको सपोर्ट भी करते हैं और कुछ लोग सपोर्ट नहीं भी करते। तो ये जो डिबेट्स डिस्कशंस होते हैं, तो देन ये जो ग्रुप होता है ओबीसी, दे रियलाइज दैट दे शुड फाइट फॉर देयर राइट्स एंड दे शुड कम टू दिस पार्टी, कि उन्हें भी पार्टी फॉर्म करना चाहिए, उन्हें भी अपने आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो वो भी पार्टी पॉलिटिक्स में उनका जो पार्टिसिपेशन जो होता है वो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एमर्ज होता है। ओके, जो बहुत सारे स्टेट्स के भी इलेक्शंस होते हैं वहाँ पर भी कांग्रेस का इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में परफॉर्मेंस नहीं रहता है। जनता पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है और उसमें ओबीसी के मेंबर्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो वो भी पॉलिटिक्स में उनका पार्टिसिपेशन इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कहीं ना कहीं इमर्ज होता है उसका। ओके, जो नॉर्दर्न स्टेट्स होते हैं स्पेशली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट लीडर्स वहाँ पर फॉर्म होते हैं, स्पेशली मेंबर्स फ्रॉम द बैकवर्ड कास्ट, वो लीडिंग रोल प्ले करते हैं। ओके, नाउ अब ये जो इशू ऑफ रिजर्वेशन है फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस का, जैसे मैं जो मेंशन किया था मंडल कमीशन, ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो जाता है स्पेशली इन बिहार स्टेट में। फाइन, और यहाँ पर बाद में कन्फ्लिक्ट्स, यहाँ पर दंगे भी होते हैं इसके ऊपर, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ना अब ये जो इलेक्शन होता है, इलेक्शंस आफ्टर द इमरजेंसी सेट ऑफ द प्रोसेस ऑफ दिस चेंज इन द पार्टी सिस्टम। तो बेसिकली जो वही चीज़ है जो हमने पहले भी मेंशन किया था कि दैट इमरजेंसी के बाद का जो इलेक्शन होता है उसके उन इलेक्शंस में कहीं ना कहीं जो हमारी पार्टी सिस्टम होता है उनमें चेंजेस आ जाते हैं, उनमें न्यू ग्रुप्स इमर्ज होते हैं पॉलिटिक्स में, दैट इज द ओबीसी कैटेगरी दी इमर्ज। और बाद में जब मंडल कमीशन का रिपोर्ट के बारे में जब हम डिस्कशन करते हैं 1990s में जाके गवर्नमेंट वीपी सिंह की गवर्नमेंट उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती है, वो करते हैं वो उसे। और उस टाइम पे हमारे उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बहुत सारी न्यू पार्टीज भी फॉर्म होती है इन ऑर्डर टू सपोर्ट रिजर्वेशन फॉर द ओबीसीज फॉर दिस वीकर सेक्शन। बहुजन समाजवाद पार्टी एंड दिस एंड समाजवादी पार्टी, ये सारे वही पार्टीज है इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में फॉर्म होने वाले पार्टीज है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, ये जो इमरजेंसी का टाइम पीरियड था, इमरजेंसी एंड द पीरियड अराउंड इमरजेंसी, इट इज़ एक्चुअली डिस्क्राइब्ड एज द पीरियड ऑफ क्राइसिस, कि बहुत ज़्यादा क्राइसिस थे। क्राइसिस कौन कौन से, बोथ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड द पॉलिटिकल क्राइसिस। ओके, नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस मीन्स व्हाट, बेसिकली जो बैटल चल रही थी ओवर द जुडिक्शन ऑफ पावर ऑफ पार्लियामेंट एंड द जुडिशरी, कि दोनों में कौन सुपीरियर है, किसके पास कितने पावर्स है। पार्लियामेंट का ये कहना था कि दैट दे कैन हैव द अनलिमिटेड पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, दे कैन इवन अमेंड द फंडामेंटल राइट्स ऑल्सो, वेयर एज जुडिशरी ने कहा कि नो यू कांट डू इट, यू कांट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर्स। तो ये जब बैटल चल रही थी ओवर द जुडिक्शन ऑफ पावर ऑफ द पार्लियामेंट एंड दिस जुडिशरी, वो बेसिकली एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक बैटल था। ओके, नाउ दूसरा था पॉलिटिकल क्राइसिस। पॉलिटिकल क्राइसिस क्या था, बेसिकली यहाँ पर इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो पॉलिटिकल क्राइसिस जो था वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस से बहुत ज़्यादा सीरियस था। नाउ कैसे, जो पार्टी पावर में थी, इंदिरा गांधी की पार्टी जो थी वो पावर में थी एंड इट हैड एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, ऐसा नहीं था कि कोलिशन गवर्नमेंट था, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था, राइट। तो उसने क्या किया, उसने डेमोक्रेटिक प्रोसेस को सस्पेंड किया और इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। ठीक है, एक बात ध्यान में रखो कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो थे उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट वो करके उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, इमरजेंसी। बिकॉज जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे उसी टाइम में उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि दैट इन फ्यूचर कोई एक ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स होना चाहिए, यानी नॉर्मल सिचुएशन से कुछ ज़्यादा पावर्स होने चाहिए इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। ओके, और इसीलिए इमरजेंसी प्रोविजन को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। उन्होंने कभी नहीं ये सोचा था कि दैट पॉलिटिकल पार्टीज विल मिस यूज दिस पावर। फाइन, तो जैसे यहाँ पर जो पार्टी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में थी उन्होंने इसको इमरजेंसी प्रोविजन को यूज़ किया एंड दे यूज्ड if they used within the limit, within the norms of the rules and regulation of emergency, then it would have been fine.
बट उन्होंने क्या किया, इसके जो प्रोविजंस है बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिवली यूज़ किया एंड दे मिस यूज दिस पावर. ओके, तो कहीं ना कहीं इसीलिए यहाँ पर क्रिटिसाइज किया जाता है कि दैट ये एक बहुत ही पॉलिटिकल क्राइसिस था ये टाइम पीरियड. इमरजेंसी पावर हैज बिन मिस यूज, डार्क पीरियड ऑफ द डेमोक्रेसी, दैट्स व्हाई वी कॉल इट. ओके, नाउ दूसरा था एक बहुत ही क्रिटिकल इशू है जो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड ने हमें शो किया है. दैट इज बेसिकली द रोल एंड एक्सटेंड ऑफ मास प्रोटेस्ट इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में रोल और कितना एक्सटेंड तक मास प्रोटेस्ट हो सकता है. ठीक है, व्हाट शुड बी द लिमिट, कितना लिमिट करना होगा. क्या जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं दे हैव अनलिमिटेड पावर टू प्रोटेस्ट, और this right to protest should be curtailed. Where is the limit? Okay, तो यहाँ पे ये जो टेंशन है between the institution based democracy and the democracy based on spontaneous popular participation, ये जो टेंशन है between these two, कि एक तरफ गवर्नमेंट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है और एक तरफ जो पॉपुलर पार्टी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, राइट, दोनों ही बेसिकली डेमोक्रेटिक के पार्ट है. जो गवर्नमेंट फॉर्म हुआ है दैट वाज फॉर्म्ड बाय द डेमोक्रेसी, दैट मीन्स हम प्रॉपर डेमोक्रेटिक मैनर में फॉर्म हुए, और एक तरफ प्रोटेस्ट करना भी डेमोक्रेसी का एक इंपॉर्टेंट फीचर है उस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कंट्री का. ओके, तो दोनों में जो टेंशन है दैट एक ऐसा टेंशन है जो उस पर्टिकुलर टाइम पे भी था और कहीं ना कहीं आज भी है. दैट शुड बी रिजॉल्व, ये जो टेंशन है दैट शुड बी रिजॉल्व. ये एक क्रिटिकल इशू हमें उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड से मिलता है. ओके, दूसरा है इनएबिलिटी ऑफ द पार्टी सिस्टम टू इनकॉर्पोरेट द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल. कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि जो पार्टी सिस्टम्स है वो लोगों के एस्पिरेशंस को इनकॉर्पोरेट नहीं कर पा रहे हैं. दे आर नाउ नॉट एबल टू डू दैट. ओके, तो वो ये क्रिटिकल इशू जो है, ये दो इश्यूज हमें उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड हमारे सामने प्रेजेंट करता है. फाइन, दिस इज इट अप टू नेशनल इमरजेंसी. आई होप दिस वन क्लियर टू एवरीवन. इसको ऑर्डर में ही सुनना पार्ट वाइज, अदरवाइज इन बिटवीन सुनोगे तो समझ नहीं आएगा. तो प्लीज फॉलो द सीक्वेंस. Fine, you can download this PDF from my Telegram channel. Search Manjula Mum Official in the Telegram channel and then download it from there. एक लास्ट पार्ट इसमें और रहता है, दैट इज इन दैट वी विल डिस्कस अबाउट द डेमोक्रेटिक अपसर्ज, जो न्यू टॉपिक CBSE ने ऐड किया. न्यू टॉपिक हमने बाकी कवर कर लिया था, ये एक लास्ट टॉपिक हमने कवर करना है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.